हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे वेक्टर्स और वेक्टर में हमने पढ़ा था पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पॉलीगन लॉ में बहुत सारे वेक्टर्स आ जाएं तो पॉलीगन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके ऊपर भी कभी कभार कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक हेक्सागन है, इस टाइप से ए बी सी डी ई एफ, और ये वेक्टर्स मान लीजिए ये गिवन है आपको, ठीक है। और ये ए एफ इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, ए बी वैक्टर बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर प्लस डी ई वैक्टर प्लस ई एफ वैक्टर। नहीं, ऐसे नहीं, क्वेश्चन चेंज। ए बी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर प्लस ए ई वैक्टर प्लस ए एफ वैक्टर। इसकी वैल्यू बताओ, और आपको गिवन है ये सेंटर है ओ, ठीक है। और हेक्सागन है, आपको दिखाई दे रहा है। अब यहां से अगर देखें तो भाई ये निकालना है अपने को, क्या करें। तो देखो यहां से ध्यान से, हमने कल पॉलीगन लॉ पढ़ा था, नो डाउट। तो यहां से अगर इसको ज्वाइन करें तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ए बी प्लस में बी सी बनता है। यहां से अगर देखें तो ये ए डी बनता है, ये ए ई बनता है। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो अगर मैं इसको लिखूं ए बी प्लस ए सी, अब देखो यहाँ पे ओ आपको गिवन था, तो इसका मतलब मेरा आंसर ओ की टर्म में आना चाहिए। तो ए सी को क्या, देखो ए सी प्लस, कल पढ़ा था हमने, ए सी प्लस में सी डी क्या होता है, ए डी। ए डी क्या होगा, ए सी प्लस सी डी, ए डी। तो मेरे पास क्या है, ए सी, तो ए सी क्या होगा, ए डी माइनस सी डी, ए डी माइनस सी डी, ठीक है भाई। ए सी प्लस में ए डी का ए डी प्लस ए ई, ए ई को क्या लिखूं मैं, ए डी प्लस में डी ई। यहां से यहां तक ए डी, आगे ट्रायंगल लो, एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये, दोनों सेम ऑर्डर में, थर्ड अपोजिट में। तो ए डी प्लस में डी ई, आई थिंक गिवन का समझ में आ रहा होगा, ए डी डी ई और ये ए ई। तो ये दोनों सेम ऑर्डर में, ये अपोजिट, इन दोनों का सम इसके बराबर लिख सकते हैं, प्लस ए एफ। ये भी बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। तो मुझे ये निकालना था तो मैंने ये ले लिया, लेट दिस। तो दिस इक्वल टू में आ गई, दिस टर्म इक्वल टू दिस। अब आगे देखो क्या लिखा जाए, ए डी ए डी ए डी, क्या 3 ए डी, ठीक है। ए बी प्लस डी ई है, ये रहा, ए बी प्लस डी ई। फिर क्या बच गया, ए डी हो गया, ए डी हो गया, ए डी हो गया, ए बी प्लस में डी ई, सी डी और ए एफ, मतलब ए एफ माइनस सी डी, ठीक है। अब देखो 3 ए डी प्लस ए बी की डायरेक्शन क्या है, इधर, डी ई की डायरेक्शन क्या है, इधर, और साइड बराबर है, वेक्टर की लेंथ मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों अपोजिट हैं, अपोजिट हैं तो आपस में कैंसिल, क्या बचेगा, 0। ए एफ देखा जाए तो इधर की तरफ, सी डी देखा जाए तो इधर की तरफ, और दोनों पैरेलल हैं। हेक्सागन है, सारी साइड बराबर है, रेगुलर हेक्सागन है। कैसा बेटा, रेगुलर हेक्सागन। आपको साइडें छोटी बड़ी दिखाई दे सकती है, लेकिन है सारे इक्वल। तो ए एफ और सी डी दोनों सेम डायरेक्शन में है और इक्वल हैं, इक्वल है तो कैंसिल, क्या बचेगा, 0। तो आपके पास क्या आ गया, इक्वल टू में 3 ए डी
और 3AD को 2OA, OA और OD मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो 2OA कर सकता हूं मैं इसको, क्योंकि AD को लिख सकता हूं मैं OA प्लस में OD, A से D क्या हो गया, OA प्लस में OD लेंथ, और OA और OD बराबर है, तो इसको मैं AD इक्वल टू में 2OA कर सकता हूं। मैग्नीट्यूड ध्यान रखना किसकी बात कर रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड में। तो AD किसके बराबर हो गया, 2OA, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 6OA। ठीक है भाई, मेरा आंसर क्या आ गया, 6OA। और अगर वेक्टर फॉर्म में लेना है तो ये हो जाएगा AB प्लस में AC प्लस में AD प्लस में AE प्लस में AF, सारा सोल्व किया, 6OA आएगा, तो स्टार्टिंग तो यहां से हो रही है, तो OA या AO, 6AO, क्या लिखेंगे इसको, 6AO, क्योंकि यहां से जा रहे हैं डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो 6AO लिखा जाएगा इसको, समझ गए। ठीक है भाई, तो ये था पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें न्यूमेरिकल अगर बने तो इस टाइप से बनेंगे जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैग्नीट्यूड में लिया जाए तो इसको ऐसे लिखेंगे, और ये मैंने बताया आपको AO लिखेंगे इसको। AO क्यों लिखेंगे, क्योंकि A से स्टार्ट हो रहा है सारा, A से O की तरफ, A से O की तरफ, OA तो अपोजिट हो जाएगा, तो ये मेरा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गई होगी बात कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद कुछ छोटी छोटी बातें पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए एक टर्म आए जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर क्या होता है, इट इज अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड and arbitrary direction। मतलब जैसे मान लो एक डॉट, ये एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है, क्योंकि एक वेक्टर में मतलब लेंथ तो है ही नहीं, डॉट, और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी, मतलब कहीं भी हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है वो, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो जीरो वेक्टर का मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो जीरो है और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी है। ठीक है भाई, अब जीरो वेक्टर कोई पूछे कि कैसे आएगा भाई, एक वेक्टर में खुद का अपोजिट वेक्टर माइनस कर दो, क्या आएगा, जीरो वेक्टर। एक वेक्टर में खुद का अपोजिट वेक्टर ऐड कर दो, ठीक है, एक वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो वेक्टर आ जाएगा। एक वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, जीरो वेक्टर। और अगर मैं कहूं प्रॉपर्टीज की बात करूं, जीरो वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो, जीरो आएगा। एक जीरो वेक्टर को किसी नंबर से, क्या किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो तो भी क्या आएगा, जीरो। मतलब जीरो वेक्टर को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो वेक्टर आएगा। और जीरो वेक्टर ऑब्टेन कैसे करें, खुद एक वेक्टर में उसका अपोजिट वेक्टर आप ऐड कर दो, और एक वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो वेक्टर आ जाएगा। तो जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है इसका मैग्नीट्यूड तो जीरो होता है और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। ठीक है भाई, जीरो वेक्टर क्या होता है पता लग गया। अब फिर छोटी बातें, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ स्केलर। एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करो, एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करो, तो एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलेगा। मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए, गिवन वेक्टर, ए क्या है बेटा, गिवन वेक्टर, ठीक है। एम स्केलर क्वांटिटी, एम क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, ध्यान रखना इसका। स्केलर क्वांटिटी जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। और एम को स्केलर है, इसकी यूनिट हो सकती है, यूनिट होती है
ध्यान रखना इसका। m जो स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगा और यूनिट भी होती है। इसका मतलब नया वेक्टर जो बन गया, मान लो मेरे पास ये बन गया a डैश वेक्टर, तो a डैश क्या हो गया ma। तो ma जो नया वेक्टर आया, ma जो मेरे पास नया वेक्टर आया, तो a डैश हैव सेम डायरेक्शन एज ऑफ a, सेम डायरेक्शन एज ऑफ a बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट यूनिट। जब एक वेक्टर को एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास डायरेक्शन तो वही रहती है, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है और यूनिट भी चेंज हो जाती है। मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है और यूनिट भी चेंज हो जाती है। जब एक वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो, सॉरी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, यूनिट चेंज हो जाती है और डायरेक्शन सेम रहती है। जैसे मान लो एक्सेलरेशन है ए वेक्टर, इसको मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन गया, फोर्स। क्या बन गया, ये फोर्स। तो अगर कोई आपसे बात करे कि भाई F इक्वल टू ma हो गया, तो जो डायरेक्शन है वो क्या आई, डायरेक्शन ऑफ F इज ऑफ A। F की डायरेक्शन A जैसी आई तो डायरेक्शन तो सेम है, ठीक है। क्वांटिटी चेंज हो गई, पहले एक्सेलरेशन थी, वो क्वांटिटी क्या बन गई, फोर्स चेंज हो गई। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो A की यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, F की क्या हो गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या होगा, क्या दिखाई दे रहा है आपको, जब एक वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन तो सेम रहती है, यूनिट चेंज हो जाती है, क्वांटिटी भी चेंज हो जाती है, मेरी बात समझ रहे हो, और क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। तो इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूं, मुझे समझ में आ गया कि जब एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन सेम रहती है क्योंकि स्केलर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और क्वांटिटी चेंज हो जाएगी मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है और डायरेक्शन वही रहती है, डायरेक्शन वही रहती है। ठीक है भाई, ये बात भी मुझे समझ में आ गई। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय रियल नंबर, तो माना वैसे ही एक वेक्टर है, एक रियल नंबर क्या होता है, +-1 +-2, पता है ना आपको, रियल नंबर इंटीजर होते हैं, हालांकि ये रियल नंबर में तो फ्रैक्शन भी आ जाते हैं। और स्केलर क्या होता है, जिसकी यूनिट नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिनकी यूनिट नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड। पता है ना वो स्केलर क्या होते हैं, पढ़ा था हमने, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया, जैसे मैंने कहा ए वेक्टर था, मल्टीप्लाई करना है 3 से, किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो मान लो नया वेक्टर बन गया बी, तो बी वेक्टर क्या हो गया 3a। तो बेटा मैं अगर बात करूं डायरेक्शन में बी सेम और अपोजिट, क्यों भाई, क्योंकि ये मुझे रियल नंबर लेना है, 3 प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। 3 अगर प्लस का है तो डायरेक्शन सेम रहेगी, माइनस का है तो अपोजिट हो जाएगी। अगर मैं बात करूं यूनिट की तो सेम रहेगी, और क्वांटिटी वो भी सेम रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स है 10 न्यूटन, फोर्स कितना है 10 न्यूटन, तो मैंने रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया, 3f कर दिया, 10 i कैप कर दिया मैंने। फोर्स वेक्टर है 10 i कैप, मतलब एक्स एक्सिस के 3 से मल्टीप्लाई किया तो 30 i कैप। i कैप का मतलब एक्स एक्सिस, डायरेक्शन सेम रह गई, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड क्या चेंज हो गया, तो डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड चेंज, क्वांटिटी फोर्स तो फोर्स ही रहेगा, क्वांटिटी फोर्स है तो फोर्स ही रहेगा, पर मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। ठीक है, अगर -3 को मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा या 30 माइनस i कैप। इसका मतलब फोर्स है तो फोर्स ही रहेगा, बट नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो डायरेक्शन
पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस थी, अब नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो एक सिंपल सी बात है, अगर एक वेक्टर को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रियल नंबर की यूनिट नहीं होती, इसलिए उसकी यूनिट में कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो डायरेक्शन सेम भी हो सकती है और अपोजिट भी। सेम कब होगी? जब वैल्यू पॉजिटिव है, अपोजिट कब होगी? जब वैल्यू नेगेटिव है। इसी टाइप से स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर की यूनिट होती है मास, लेंथ, टाइम, तो यूनिट चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन वही रहेगी, क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। बेसिक बातें हैं जो आगे जाके न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज हो सकती हैं। कुछ हमें पता था, जस्ट महसूस करना था, फील करना था कि इसमें कैसे क्या है। स्केलर यूनिट होती है तो यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन सेम रहेगी। इसमें प्लस माइनस का हो सकता है रियल नंबर, तो प्लस का है तो सेम डायरेक्शन में, माइनस का है तो अपोजिट डायरेक्शन में, और यूनिट पे कोई चेंज नहीं, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं। ठीक है भाई, ये बात भी मुझे समझ में आ गई। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई मल्टीप्लाई कर लिया स्केलर से, वेक्टर से, और जीरो वेक्टर क्या होता है वो पता लग गया। अगर आगे मैं बात करूं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, भाई मुझे वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़नी है, मुझे वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो पहली आती है वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव है, तो वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब क्या हुआ? मेरे पास दो वेक्टर हैं, ये a और ये b, तो a में b को जोड़ो या b में a को जोड़ो। कैसे भाई? अरे पैरेललोग्राम बना लो, ये a वेक्टर, ये b वेक्टर, दोनों को ऐसे जोड़ दो और इसको ऐसे लेके ऐसे जोड़ दो, तो ये b वेक्टर और ये b a वेक्टर। b में a को जोड़ो तो भी रिजल्टेंट आ रहा आएगा, a में b को जोड़ो तो भी आ रहा आएगा। तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब अब वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, रिजल्टेंट उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। रिजल्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेक्टर एडिशन। The resultant of two vectors is independent of how the vectors are added. A में B जोड़े या B में A जोड़े, उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आता है। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। दूसरे की बात करें, दूसरा आता है एसोसिएटिव। लो, अगर मेरे पास तीन वेक्टर हैं A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ B में C जोड़ा, A में B जोड़ा, मतलब मेरे पास तीन वेक्टर हैं और तीनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट निकलेगा तो वो रिजल्टेंट इंडिपेंडेंट है मैनर के जिससे ये जोड़े जाएं, कि A में B ऐड करो फिर C ऐड करो, या B और C को ऐड करके फिर A ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। ठीक है भाई, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया। वेक्टर एडिशन में जो रिजल्टेंट है वो किस मैनर से उनको ऐड किया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट होता है। तो ये थे मेरे पास वेक्टर एडिशन के कुछ रूल। वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है, वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव होता है। ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। एक लॉ और आता है यहाँ पे, उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव, लेकिन वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, वो आगे एप्लीकेबल होता है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स।